Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students. I welcome you back to EACT classes. I hope you are doing fine. आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को टच करेंगे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? दिस इज वेरी सिंपल। देखो, आपको पता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? जस्ट अ सेकेंड। मैं बात कर रहा था पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमें बार बार इसका यूज करना पड़ेगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन को। जैसे हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शंस and the related concepts, then there we must be in position to recapitulate the polar form representation, because in most of the cases our life becomes comfortable, or our life is very easy when we know the polar representation of complex numbers. Because when we are doing analysis in complex analysis, sometimes if we are into the x and y representation, that is argand plane के टर्म में अगर हम करें, जहाँ पे हम वेरिएबल x और y की टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं पे वो ज्यादा सुटेबल होता है और कहीं पे हमारी जो पोलर रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमें ज्यादा हेल्प करती है। अब क्या होता है पोलर रिप्रेजेंटेशन, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट, व्हाट एक्चुअली दिस पोलर रिप्रेजेंटेशन इज। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है बच्चे। सबसे पहली बात तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये रिप्रेजेंटेशन होती क्या है उस पर बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं कि ये किस डिस्टेंस पे है अलोंग एक्स एक्सिस, किस डिस्टेंस पे है अलोंग वाई एक्सिस। सपोज अगर ये x, y है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे डिनोट करते हैं x प्लस आयोटा y। दिस x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, ऑलरेडी डिस्कस्ड। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। अब बेसिकली एक तरीका तो ये है कि हम x और y की टर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? देखो बच्चे, दूसरा तरीका ये है, सपोज मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर p, और मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट करूंगा, कैसे मैं इसको लोकेट कर सकता हूँ। अगर मुझे पता है कि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, जिसे मैं r कहूंगा, और अगर मुझे ये पता है कि ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सो इफ आई नो दीज टू थिंग्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, सपोज मैं कोई भी नंबर यहाँ पे ले लेता हूँ, कोई भी पॉइंट, तो देखो दो चीजें इसको लोकेट कर रही हैं। एक तो इसका डिस्टेंस कितना है जिसको मैं r कहूंगा, और ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अगर ये दो चीजें मुझे पता हो तो मैं किसी भी पॉइंट को लोकेट कर सकता हूँ। सपोज अगर मुझे ये किसी ने बताया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 फ्रॉम द ओरिजिन, और वो 45 डिग्री जो है एंगल बना रहा है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, तो मैं एकदम से बता सकता हूँ दिस इज एट ए डिस्टेंस 3 और वो 45 डिग्री बना रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस भी मुझे पता है, एंगल भी पता है। तो इस तरह से मैं लोकेट कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट को। अब पोलर रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं हम, देखो दिस इज क्वाइट सिंपल। ये मेरे पास 2 डायमेंशनल प्लेन है। सपोज ये मेरे पास पॉइंट x, y है which denotes this x plus iy। गौर से देखना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम यहाँ पे ड्रा करते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा करते हैं, और ये आपका r है। इस डिस्टेंस को मैं r कहता हूँ, एंगल में थीटा लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट मेरा p है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, r। इसके कोऑर्डिनेट मतलब इसको मैंने कैसे डिनोट किया इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। अब ये x और y क्या हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। गौर से देखिए इसको, ये आपका जो है ये y है, बिकॉज दिस इज y, और ये आपका x है, ये आपका x है।
तो गौर से देखिए, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हालांकि माइनस भी आएगा लेकिन माइनस को हम रिजेक्ट करेंगे बिकॉज डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो आर हो गया इसके इक्वल। नेक्स्ट है, अगर इसका आप टेन थीटा निकालेंगे दैट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा भी निकल जाएगा। बहरहाल हमें एक्स और वाई निकालना है। तो आप देखिए जरा साइन थीटा किसके इक्वल होगा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, आर साइन थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आर कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि एक्स आर कॉस थीटा आ गया और वाई आर साइन थीटा आ गया। कुल मिला के जो मेरा जेड है वो आ गया आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही है आपकी पोलर रिप्रेजेंटेशन नंबर की। अब इसको फर्दर आप कैसे लिखते हो, इसको आप फर्दर लिखते हो z इज इक्वल टू आर को कॉमन ले लो, अंदर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो z किसके इक्वल हो जाएगा, r और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को आइलर रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है, e की पावर i थीटा। e की पावर i थीटा दिस इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है ना, z इज इक्वल टू r e i थीटा, दिस इज द कॉल्ड द पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रिप्रेजेंट करता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से r है और जो एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ। अब इसमें ये जो r है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक तो इसमें मॉडुलस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, और इसमें जो दूसरी चीज जो मुझे आज डिस्कस करनी है, तो दो चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हो गई। एक तो आ गया आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा आ गया थीटा। इस थीटा को हम एक नाम देते हैं, इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दो चीजें आ गई, एक आ गया आपका आर, किसी भी जेड को हम कैसे लिखते हैं, आर ई की पावर आई थीटा। ये जो आर है विच इज बेसिकली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज मॉड ऑफ जेड। इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो थीटा है इसको कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आर्गुमेंट भी दो किस्म का होता है, एक को आप स्मॉल आर्गुमेंट लिखते हो और एक को आप कैपिटल आर्गुमेंट लिखते हो। दिस इज योर जनरल आर्गुमेंट एंड दिस इज योर प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसको क्या कहते हैं, दिस इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये जो होता है दिस इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन, दिस इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। और ये जो होता है दिस इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड। दिस इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड दिस इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसको मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसका मेंशन कर दूंगा कि ये कैसे मल्टी वैल्यूड है और ये कैसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। देखो अब मैं आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ। चीजें बड़ी सिंपल है, सो लेट अस कीप देम सिंपल। अगर कोई चीज सिंपल है तो उसे हमें कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं। देखो सपोज मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, सपोज सिंपल सा लेता हूँ 1 प्लस आई। तो बच्चे x किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो r किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो r हो गया अंडर रूट 2। अच्छा उसके बाद थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा हो जाएगा आपका बच्चे tan इनवर्स y बाई x, दिस इज tan इनवर्स 1 बाई 1, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, सो दिस इज tan इनवर्स 1 हो जाएगा tan पाई बाई 4। तो थीटा हो गया आपका पाई बाई 4। मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो 1 प्लस आयोटा 1 है, या सिंपली 1 प्लस आयोटा है, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है और इसका डिस्टेंस कितना है
√2 है फ्रॉम ओरिजिन। तो बच्चे ये जो है ना, ये √2, दिस इज योर मॉडुलस, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस हमें क्या बताता है? मॉडुलस हमें डिस्टेंस बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से कितना है। और ये जो एंगल है ना, ये जो ये क्या कहते हैं, ये जो आपके पास ये रेडियस वेक्टर होता है, ये रेडियस वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई आपको कि z इज इक्वल टू व्हाट, √2 cos 45 डिग्री प्लस आयोटा साइन 45 डिग्री, यही इसकी पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गई। लेकिन अगर मैं 45 डिग्री को किससे रिप्लेस कर दूं? cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और यहाँ पे साइन 360 प्लस 45 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं तो तब भी तो सेम ही आएगा ना मेरा। सो cos 45 डिग्री भी उतना ही होता है जितना cos 360 प्लस 45 डिग्री होता है, sin 45 डिग्री भी उतना ही होता है जितना sin 360 प्लस 45 डिग्री होता है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो मेरे पास थीटा पे वैल्यू आ रही है वही थीटा प्लस 2n पे 2n पाई पे भी वैल्यू आ रही है। दैट मीन्स मेरा जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? इन जनरल में आर्गुमेंट को कैसे लिख सकता हूँ? 0 प्लस 2n पाई वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकता हूँ। ओके समझ आई आपको मैं क्या कह रहा हूँ? लेट मी रिपीट। मैं ये कह रहा हूँ कि जो z इक्वल टू 1 प्लस आई था, इसको हमने कैसे लिखा? z इज इक्वल टू √2 cos 45 डिग्री प्लस आई साइन 45 डिग्री। मैं जानबूझ के थोड़ा इसको उस नोटेशन में लिखता हूँ, रेडियन में। क्या हो जाएगा? cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। अब गौर से देखिए, अगर मैं इसको π/4 की जगह 2π प्लस π/4 लिख दूं और यहाँ पे 2π प्लस π/4 लिखूं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब मैं 0 प्लस π/4 भी इसको लिख सकता था, 2π प्लस π/4 भी लिख सकता हूँ। कोई दूसरा कहेगा सर 4π प्लस π/4 भी लिख सकते हैं, तब भी सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। कोई कहेगा नहीं सर हम मैं तो 6π प्लस π/4 भी लिख सकता हूँ, प्लस आयोटा साइन 6π प्लस π/4। इसका मतलब बच्चे ये जो थीटा है, ये जो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन सी वैल्यूज दे रहा है? इन जनरली ये वाली वैल्यूज दे रहा है, 2n पाई प्लस π/4 वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यही हो रहा है। n इक्वल टू 0 था तो π/4 था, n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या होगा? दिस इज 2π प्लस π/4 हो जाएगा, 2 होगा तो 4π प्लस π/4 हो जाएगा, 3 होगा तो 6π प्लस π/4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आर्गुमेंट ऑफ सेट जो है ये एक सेट है बच्चे, बेसिकली दिस इज ए सेट। ये एक इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, और ये एक ऐसा इनफाइनाइट सेट है जिसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं? इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज हैं। सो बेसिकली ये आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ये एक एंगल नहीं, एक थैला है पूरा एंगल्स का। इसमें वो वाले एंगल्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं किसी भी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। सो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। बट हम इन सभी एंगल्स में इंटरेस्टेड नहीं होते। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दीज एंगल्स। in fact we are interested in only this much। हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं -π से पाई के बीच में जो एंगल्स लाई करते हैं, जो -π और पाई के बीच में लाई करते हैं, उनको कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट।
उसको हम क्या कहेंगे, जो किसी भी पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सेटिस्फाई करते हैं एंगल, और जो -π से π के बीच में लाई करते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल ए आर्गुमेंट। और मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये जो है ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या है, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, और ये जो दूसरा कैपिटल ए वाला है दिस इज सिंगल वैल्यूड फंक्शन। अब ये कैसे मल्टी वैल्यूड है, कैसे सिंगल वैल्यूड, क्योंकि इसमें देखो कितनी वैल्यूज आ रही है, इसमें आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, जबकि आर्गुमेंट ऑफ कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ जेड में जो है आपके पास एक ही वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि -π से π के बीच में कितने एंगल्स हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, सिर्फ π/4 होगा, क्योंकि दूसरा वाला तो फिर 2π + π/4 होगा, तो वो क्या होगा 2π + π/4, सो दैट मीन्स वो ज्यादा हो जाएगा, वो 8π, वो 9π/4 हो जाएगा, वो तो पाई से ऊपर हो जाएगा। सो एक ही एंगल सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट या कैपिटल ए वाला जो आर्गुमेंट होगा दैट विल बी π/4 ओनली। इसी पे थोड़ा सा मजीद हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमने डिस्कशन कर दिया, कोई भी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास है उसकी रिप्रेजेंटेशन और ये सब चीजें, इसी को मैंने थीटा को कहा दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है दिस इज थीटा + 2nπ। और मैंने n आपको कहा था 0 1 2, ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, n कैन बी एनी इंटीजर, मतलब ये n क्या हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी, मतलब अगर π/4 पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तो π/4 -2π पे भी ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी। π/4 मतलब इन जनरल जो आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है वो इसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, थीटा + 2nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। लेकिन मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जो सेट होता है आर्गुमेंट दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इंटीजर्स आपके पास इनफाइनाइट है। जैसे 1 + i का मैंने आपको कहा दिस वाज π/4 + 2nπ, या भी हमने डिस्कस किया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब नोट आपको क्या याद रखना है कि कोई भी सेमी ओपन इंटरवल जो होता है, एनी सेमी ओपन इंटरवल, कहां से कहां तक, t to t + 2π, दिस कंटेन्स एग्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। आप t चाहे कुछ भी ले लें, t से लेकर t + 2π तक कितने आपके पास वैल्यूज आएंगी, प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट ऑफ z की एक ही वैल्यू आती है, सिर्फ एक ही वैल्यू आती है। जैसे t को मैं 0 लेता हूँ, सो मतलब 0 से लेकर 2π तक कितनी वैल्यूज आएंगी, एक ही वैल्यू आएगी। जैसे t को मैं -π लेता हूँ तो ये आ जाएगा -π to π, इसमें भी कितनी वैल्यू आएगी आर्गुमेंट की, एक ही वैल्यू आएगी। अब बात करते हैं इस फंक्शन की। सो ये फंक्शन जो आर्गुमेंट ऑफ z होता है ये कहां से कहां फंक्शन होता है, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पे फीड करता है ना, ये जो आर्गुमेंट फंक्शन होता है आर्गुमेंट ऑफ z, ये आर्गुमेंट ऑफ z किसी फंक्शन का होता है, जैसे 1 + i है, इसका आर्गुमेंट आप निकालेंगे तो 1 + i के आर्गुमेंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, आपने देखा ये π/4 भी हो सकता है, इसी तरह से ये 2π + π/4 भी हो सकता है, ये π/4 - 2π भी हो सकता है। तो एक वैल्यूज कितने पे जा रही, 1 + i, तो मतलब नॉन जीरो, लेकिन लेना कौन सा है आपने, नॉन जीरो। सो नॉन जीरो से ये डोमेन इसका होगा, और वो हमेशा आपके पास जो वैल्यू आएगी वो रियल नंबर आएगी, ठीक है, दिस विल बी सम रियल नंबर। So fz equal to argument of z, this is an infinite valued function as such। तो फंक्शन डिफाइन नहीं होता है ये, लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक कॉन्सेप्ट आता है इनफाइनाइट वैल्यूड या मल्टी वैल्यूड फंक्शन का, जिसमें हम एक पॉइंट को बहुत सारे पॉइंट पे भेज सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही केस है, दिस इज ए केस ऑफ इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन। वैसे ही अगर इसी को आप क्या देख लो, इसी को अगर आप कन्फाइंड कर दोगे कहां से कहां, t से t + 2π, तो अब ये इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन, यही जो आर्गुमेंट फंक्शन है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा।
और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का। प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है? दिस इज आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, दिस इज दैट थीटा बिलोंगिंग टू आर्गुमेंट ऑफ z। ये आर्गुमेंट ऑफ z एक सेट है। कौन सा सेट है? दिस वाज सेट इज इक्वल टू, दिस इज थीटा प्लस 2n पाई such that n belongs to z। अब इसमें तो ये वाले वैल्यूज आएंगे, लेकिन इस आर्गुमेंट ऑफ z में से हमने वो वाली वैल्यूज चूज करनी है जो किसके बीच में लाई करती है, -π से π के बीच में, और वो तो एक ही वैल्यू होगी। तो इसलिए प्रिंसिपल आर्गुमेंट जो है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। दिस इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करनी चाहिए, थीटा की -π से π। तो दिस इज बेसिकली विच केस, t to t प्लस 2π। ओके, इसमें क्योंकि अगर आप t की वैल्यू -π ले ले, t की वैल्यू -π ले ले, तो ये बन जाएगा -π से π वाला इंटरवल। और अभी हमने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन अगर हम इस तरह से डिफाइन करें, इस सेट के ऊपर डिफाइन करें, तो उससे क्या होता है, तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन बन जाता है। तो इस तरह से प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है, क्योंकि थीटा की वैल्यू इसी इंटरवल में लाई कर रही है, t to t plus 2π, क्योंकि t को आप -π ले लीजिए। सो दिस इज बिहेविंग लाइक दिस फंक्शन, सो दिस इज ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो इसलिए z इक्वल टू 1 प्लस आई को आप जब देखेंगे तो वैसे तो इसका आर्गुमेंट ये आएगा, लेकिन जो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट है वो π/4 आएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z एक इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है, और आर्गुमेंट ऑफ z, कैपिटल आर्गुमेंट ऑफ z जो है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये दोनों कॉन्सेप्ट कोइंसाइड कर जाते हैं इस रेंज के अंदर, जब हम इस रेंज की बात करते हैं। अब प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे डिफाइन मतलब हम फाइंड करते हैं, इसकी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बस सिंपली ये याद रखना है, सिंपली याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z है, जस्ट अ सेकंड, देखो बच्चे आप आर्गुमेंट वाइज याद रखोगे ऐसे। सबसे पहले कौन सा आएगा आपका एक्स एक्सिस, इस तरफ वाली एक्स एक्सिस, ये फर्स्ट पार्ट आएगा। फिर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फिर आपकी वाई एक्सिस आएगी अपर, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस, फिर आपका सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, फिर आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस आएगी पांचवा, फिर छठा आपका आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, फिर सातवां आ जाएगा नेगेटिव वाई एक्सिस, और आठवां आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये 8 आपने याद रखना है। अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब x ग्रेटर देन 0 एंड y इज इक्वल टू 0, तो तब आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 होगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, तब आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। अगर y एक्सिस पे लाई करता होगा, y ग्रेटर देन 0 x 0, तब आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट π/2। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर यहाँ पे लाई करता है, अगर यहाँ पे लाई करता है तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा पाई। और अगर यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जैसे सेकंड में पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स था, यहाँ पे माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव y एक्सिस पे, यहाँ पे जैसे ऊपर π/2 था, यहाँ -π/2, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे आपका पाई था। और फाइनली जो लास्ट क्वाड्रेंट है, लास्ट क्वाड्रेंट में आपका होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज माइनस tan इनवर्स पाई बाई एक्स, दिस इज माइनस tan इनवर्स पाई बाई एक्स। पहले वजह tan इनवर्स पाई बाई एक्स था, और इसमें माइनस tan इनवर्स पाई बाई एक्स। ठीक है, अब आपको ऐसे याद हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे हो गया आपका 0, यस। यहाँ पे हो गया आपका tan इनवर्स y बाई एक्स, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे लाई करता है तो π/2, y एक्सिस पॉजिटिव एक्स, तो यहाँ पे लाई करता है तो पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करता है तो पाई, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो पाई की जगह -π प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पे लाई करता है तो -π/2, और यहाँ पे लाई करता है तो माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। तो इस तरह से ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो जैसे
इसी को देख लो, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस आई, ये क्या होगा, दिस इज पाई बाई 3 प्लस 2n पाई। सिंपली अगर मुझे 1 प्लस आई का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, 1 प्लस आई का, मुझे देखना पड़ेगा x क्या है, x इज 1, y इज 1, सो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है, tan इनवर्स y बाई x, tan इनवर्स y बाई x का मतलब 1 बाई 1, तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा, 1 कितना होगा 45 डिग्री, सो दैट मीन्स ये 5/4 हो जाएगा। तो देख लिया हमने उसी फार्मूले से। ये इजी करना है, ये कैलकुलेट इजी करना है आपको, क्योंकि इसमें 2n पाई ऐड कर देना है और n बिलोंग, मेन है आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट 1, क्योंकि जो आपका ये आर्गुमेंट है ना, आर्गुमेंट ऑफ z, ये भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट से ही निकलेगा, बिकॉज दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल आर्गुमेंट प्लस 2n पाई। तो सबसे पहले तो आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही फाइंड करना है ना, उसी में 2n पाई ऐड कर दीजिए तो आपका जनरल आर्गुमेंट हो जाएगा। तो 1 माइनस आई को फाइंड करते हैं, x आपका 1 है, y आपका -1, बताइए जरा किसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है, दिस इज कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, तो देखिए माइनस tan इनवर्स क्या होगा, y बाई एक्स क्या होगा, ये रहा आपका tan इनवर्स -1/1, दिस इज -5/4। इसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, ये जब आप tan इनवर्स लेते हो ना, ये गलती मत करना, tan इनवर्स का हमेशा मॉड ले लेना, tan इनवर्स चाहे पहले में ले रहे हो tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, इसी तरह से tan इनवर्स वो मॉड करके लेना, फिर आपकी वैल्यू बिल्कुल सही आएगी। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चे माइनस tan इनवर्स, क्योंकि ये -1/1 है तो 1 ही होगा, ये π/4 हो जाएगा, दिस बिकम्स -π/4। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, -π/4। चलो इसका देखते हैं, -1 प्लस आई किस क्वाड्रेंट में है, x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0, इस सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, लिख दो पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स, मॉड y बाई एक्स मतलब 1/-1, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1/1 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये π/4 होगा, सो π/4 माइनस पाई कितना होगा, दिस इज पाई -4 पाई -3π/4 हो जाएगा, राइट, सॉरी पाई प्लस tan इनवर्स हो गया ना, सो पाई प्लस π/4 हो जाएगा ये, सो दैट इज राइट। व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस, just a second please। 1 minus iota tan inverse हाँ ठीक है, यहाँ पे गलत किया है इसने, ये tan इनवर्स -1 नहीं होगा, दिस इज tan इनवर्स ये 5π/4 हो जाएगा, ठीक है, इट ओके, दिस इज ओके। यहाँ पे बच्चे एक मैं थोड़ा सा ठीक कराना चाहूंगा आपको, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज नॉट पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स, दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, तो ये आप ठीक कर लीजिएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स नहीं होता है, दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। और बाकी आप हर जगह y बाई एक्स का मॉड लेंगे, हर जगह y बाई एक्स का मॉड। जब यहाँ पे भी आप लेंगे -1 प्लस आई में क्या हुआ था हमारा, यहाँ पे आया था पाई माइनस, जब आप tan इनवर्स y बाई एक्स करेंगे तो ये पाई बाई 4 आ जाएगा, दिस इज पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका। बाकी ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये पाई प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स नहीं है, दिस इज पाई माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, रेस्ट इज फाइन। बाकी आप कोई भी ले लीजिए, आप आर्गुमेंट कोई भी आप नंबर ले लीजिए, उसका आप आर्गुमेंट इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका फाइंड करना है, देखो ना, √3 प्लस आई, तो √3 प्लस आई का कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली, चलिए ये सिंपल है, इसको छोड़िए, 2 प्लस 2/1 प्लस आई। अब बोलेगे सर ये तो उस फॉर्मेट में है ही नहीं, इसको रैशनलाइज करना है, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई, इससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 2i, और नीचे क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, सो 2/2 इज 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई हो गया है। अब इसका आपको देखना है, इसमें आपका y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, y नेगेटिव x पॉजिटिव, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स मॉड ऑफ -1/1, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, दिस इज माइनस पाई बाई 4, दिस विल बिकम माइनस पाई बाई 4। तो देख सकते हो आप इसको, दिस इज माइनस पाई बाई 4। तो इसी तरह से इसका जो जनरल आर्गुमेंट होगा माइनस पाई बाई 4 प्लस, बस उसमें प्लस 2n पाई करना है आपको। इसी तरह से प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, सिंपली इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरह से आर्गुमेंट ऑफ z स्क्वायर, this is equal to argument of z plus argument of z, but this is not equal to 2 times argument of z। जैसे आप नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेट होते हैं। आर्गुमेंट ऑफ zn को आप z बार ऐसे लिख सकते हैं, बट n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z नहीं कर सकते। लेकिन यही चीजें जो है ना, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में ये चीजें ट्रू नहीं होती हैं। अब क्यों नहीं होती हैं ये ट्रू, और उसके पीछे रीजन क्या है, काउंटर एग्जांपल्स क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आर्गुमेंट को आप अच्छे से देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मैं इन बेसिक चीजों पे इसलिए टाइम ले रहा हूँ, आगे जाके हम थोड़ा सा लंबे लेक्चर भी मिलूंगा आपके, जिसमें मैं आपके एक एक दो टॉपिक एक लेक्चर में कवर करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसलिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।